वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुज़िश्ता साल एक अच्छा साल नहीं रहा, इनफैक्ट रवा माली साल अच्छा साल नहीं रहा। अगले माली साल के लिए वो उम्मीदें ज़रूर दिला रहे हैं। 5% तरक्की का टारगेट था, 0.29% रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 8.1% रही है 9 माह में। सिर्फ मार्च के महीने में मनफी 25% रही। एग्रीकल्चर ज़ाहिर है फ्लड से मुतासिर हुई और उसकी जो तरक्की की शरह 1.55% रही, 4.27% पिछले साल थी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल मनफी 3.91% रही। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 5.53% मनफी रहा। PSDP रखा तो 727 अरब रुपए था, मगर 544 अरब रुपए एलोकेट हो सका और ख़र्चा उससे भी कहीं कम हुआ। खुद एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में ज़ीरो, कोई पैसे नहीं खर्च किए गए, कोई पैसे नहीं जारी किए गए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। मगर फिर बता रहे हैं कि अगले माली साल के लिए 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। तो वो कैसे होगा, इस पर सवाल उठ रहा है। IMF फिर कह रहा है कि ये 3 कंडीशंस पाकिस्तान को पूरी करनी होगी। हालांकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि IMF की हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, खुर्रम शहजाद साहब, माहिन रहमान साहब, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, ज़ाहिर पिछला एक डिसअपॉइंटिंग साल था, मगर वो ये भी कह रहे थे, एहसन इकबाल साहब भी, वज़ीर ख़जाना भी, कि जी बड़े मामलात ख़राब थे। ट्रेड डेफिसिट हमें 50 अरब डॉलर का मिला, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई रिलीज़ नहीं मिले। इसके अलावा अब लास्ट क्वार्टर में क्लाइमेट डिजास्टर था। बट आपको लगता है कि अगले साल के लिए भी कोई बहुत ही अच्छी पिक्चर पेश कर रहे हैं? ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब। देखें, एहसन इकबाल ने तो आज कैटेगोरिकली कह दिया कि फोर्स मेजोर का साल था। इसका मतलब है कि वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत बुरी थी, उनके कंट्रोल से बाहर थी, अनअवॉइडेबल थी। और मेरे ख्याल में अगर पिछले 50 साल का जायज़ा लें तो महंगाई जितनी ज़्यादा हुई है, 11% के मुकाबले में 29%, एक बहुत बड़ा धचका है। स्पेशली गरीबों के लिए तो फूड इन्फ्लेशन है जो 40% रहा है, यानी हर गरीब ने 40% हुकूमत को बिन मांगे टैक्स दे दिया है। मेरा ख्याल में अगला साल अच्छा होगा नहीं होगा ये इर्रेलेवेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सवाल है उसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है एक आम आदमी का, मार्केट्स का, वो बहुत ही ख़राब है कि अगले साल जो डेट रीपेमेंट है कोई 20 से 22 बिलियन डॉलर, उसका बंदोबस्त कैसे होगा। तो इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में जो भी रेवेन्यू के टारगेट, एक्सपेंस के टारगेट, डेवलपमेंट बजट के टारगेट दे दिए जाएँ वो सभी रेलिवेंट है, क्योंकि अगर वो अचीव नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान को डेट रीपेमेंट में मुश्किलात होंगी तो फिर नया मिनी बजट आएगा, फिर नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो मेरे ख्याल में सवाल का जवाब है कि ये 22 बिलियन डॉलर अगले साल किस तरह पे होंगे, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। और उसका जवाब ज़ाहिर है IMF से मुंसलिक है। माहिन रहमान साहब, आप समझती हैं कि जो मजबूरियां बता रहे थे अभी, वो मजबूरियां अपनी जगह पर रहेंगी जब तक IMF के मामलात नहीं तय होते हैं? अगले साल भी ज़ाहिर 21% की जो महंगाई है उसका टारगेट तो खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है, यानी कि शरह सूद भी ऊपर रहेगी, बैरूनी अदायगियों का प्रेशर रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं जा सकती है, जितना भी ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हों फाइनेंस मिनिस्टर या वज़ीर प्लानिंग। जी बिल्कुल, आई थिंक कि अगर हम इनकी बातें सुने तो आई थिंक दे आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पाकिस्तान को इस इशू या इस प्रॉब्लम से, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। ये कोई अब कोई शॉर्ट टर्म फिक्स इसके लिए है नहीं। ज़रूर ये है कि एक डेट पेमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, देयर इज 13 बिलियन डॉलर्स जो कि दिसंबर तक देने हैं। However, अगर हमने फ़र्ज़ करें IMF के प्रोग्राम में किसी तरीके से शायद जून 30 से पहले अगर हो भी गया, तो फिर द रियलिटी ऑफ जो डेट है आगे सिर्फ 13 बिलियन डॉलर, उसके आगे वी हैव फर्दर पेमेंट्स इन 2024। तो जितना हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे थ्रू टैक्सेशन मेजर्स एक्सेट्रा, नन ऑफ दीज आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हमारी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है कम से कम इस डेट की, वो सामने नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स तो बहुत डीप हैं, 1 साल की बात नहीं है, आई थिंक कम से कम 2-3 साल की बात है। हाँ, ज़रूर इस पॉइंट पे अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की सिचुएशन आई तो ये 21% भी इन्फ्लेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा एंड आपकी करेंसी भी जो है काफ़ी डिवैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट भी कोशिश तो कर रही होगी टू अवॉइड इट, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हमने ये IMF प्रोग्राम नहीं नेगोशिएट किया जून 30 तक, तो वी विल हैव टू देन गो फॉर एन इंटायरली न्यू फैसिलिटी। और इस न्यू फैसिलिटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑनवर्ड्स में जो नेगोशिएशंस फिर इस पे शुरू होंगी, वो इन माय व्यू ज़्यादा हार्श होंगी और वो बहुत मुश्किल होंगी गवर्नमेंट को मीट करने के लिए। खाकान नजीब साहब, आपने ज़रा फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम किया है, IMF के साथ भी डील किया है। जो मौजूदा सूरत हाल है और जो गुज़िश्ता साल गुजरा है, कुछ अच्छा नज़र आ रहा है आगे के लिए इस साल को देखते हुए जो हुआ और जो IMF के हवाले से एक अनसर्टेनिटी है?
तो शाहजेब साहब, जो सबसे इस साल पे डोमिनेंट फैक्टर रहा है वो एक ही रहा है, वो है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में था। उसको मीट करने के लिए हमने अपनी इंपोर्ट्स को तोड़ा, हमने अपनी इकोनॉमी को स्लो किया, हमने ये इंश्योर किया कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो इंपोर्ट्स तोड़ने की वजह से नॉट एक्सपोर्ट्स बढ़ा के ठीक हो। इसी के साथ साथ एफडीआई जो है वो 1100 अरब पे रही है पहले 11 माह में। जो हमारी कमर्शियल फंडिंग है वो ऑलमोस्ट ड्राई अप कर गई, बल्कि हमने 5 अरब डॉलर से ज्यादा पे कर दिए। नॉर्मली हम इनको फाइनेंस करवा लिया करते हैं, एक बॉन्ड को छोड़ के 5 अरब फॉर पाकिस्तान टू पे अगेन। ये सारा कुछ जो है ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से है। सिर्फ जो रीप्रोफाइलिंग हो पाई है वो उन डेट्स की हो पाई है जो हम कंट्रीज को वो करते थे, बाकी सारा कुछ वापस किया। दिसंबर 2021 में 18 अरब डॉलर पे खड़े थे, आज 4 अरब डॉलर पे हैं। प्रॉब्लम पिछले 18 माह से एक ही है कि जब तक आप इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को देखते हुए फंड के प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे ये बात बनेगी नहीं। आज फंड का प्रोग्राम नवंबर में हुआ होता तो आप पूछ रहे हैं कैसे हालात बेहतर हो सकते थे। 1 अरब डॉलर फंड के तब 1 अरब अब 2 अरब यहां से आए होते, मल्टीलैटरल की कम से कम 1.5-2 अरब की फाइनेंसिंग होती, 3 अरब आपके फ्रेंडली कंट्री से होते, मेरे ज़खायर 10 अरब डॉलर पे खड़े होते। वजीर खजाना जिस डॉलर की कीमत को नीचे देखना चाहते हैं, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का डॉलर जो है के सामने पाकिस्तान का रूपी स्ट्रेंथन हो गया होता। एक्चुअली ये इतना ही सिंपल है। आई मीन बहुत जहां पे खड़े हैं वहां पे नहीं खड़े होना चाहिए था। अब भी अगला साल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का है, अगर उसमें से निकल जाएंगे तो आप इसको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। मुझे तो एक्चुअली ग्रोथ में नेक्स्ट ईयर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट प्राइस स्टेबिलिटी है, मैक्रो के नंबर्स को ठीक करना है, रिजर्व्स को 2 जो हमारी इंपोर्ट्स हैं महीने की उस तक बिल्ड करना है, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने। खकाना जी सबसे दोबारा रब्ता कायम कीजिएगा। खुरम शिराज साहब आप ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है जो पिक्चर है जिसमें नज़र आता है कि जीडीपी का सिर्फ 13.6% इन्वेस्टमेंट हो, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पर हो, हालात बुरे थे, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर हुकूमत की अपनी जो मिसहैंडलिंग है उस पर भी सवालात उठते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर ग्रोथ नहीं तो कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है मईशत, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी अपनी तरफ आ रहा है। 6 महीने में बाहर आ जाते थे पहली किस्त लेके, ये 22 प्रोग्राम करना नहीं कहलाता। अगर वो किए होते तो शायद आप बेहतरी पोजीशन में होते। अब 13-16 के प्रोग्राम के अलावा आप क्यों नहीं प्रोग्राम कर पाए? खाकान साहब जी खुरम साहब आप बोलिएगा। जी खुरम साहब आपने सवाल सुना। जी देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है। अब हम स्ट्रैटेजी पे अगर बात करें कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है जिससे अगला साल इस साल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है? देखिए आपको जैसे हम बात करते आए कि एक्सटर्नल अकाउंट का इशू है, आपको डॉलर का जो है वो शॉर्टफॉल है, और डॉलर के शॉर्टफॉल में आपको जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट ग्रोथ की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर ओवरऑल हमें पता है 3 एरियाज होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक एक्सपोर्ट्स होती है और एक रेमिटेंसेस होती हैं। ये 3 एरियाज होते हैं जिनकी वजह से आपके पास डॉलर इनफ्लो आ सकता है। इसके अंदर सजेशन ये होनी चाहिए कि क्योंकि आप इस वक्त लेंडर मार्केट को टच नहीं कर सकते या इन्वेस्टर मार्केट को जाके जो है टच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हाई रिस्क, और आपका IMF का भी इशू बना हो, तो डायस्पोरा बॉन्ड आप इशू कर सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी 6-7% की आप यील्ड दे सकते हैं उनको, तो 2 से 3 बिलियन डॉलर्स वहां से रेस कर सकते हैं, प्लस रेमिटेंसेस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिक मार्केट पैरिटी देके रुपये और डॉलर की। एक तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा, लोअर जो टैक्सेस है वो लोअर करें, लोकल इंडस्ट्रीज पे ज्यादा दिन बढ़ाएं, यहाँ से एक तरफ से टैक्सेस कम करें। मिसाल के तौर पे अगर कॉर्पोरेट टैक्स आपका लेट से 29% है, 1-2% की कमी वहां की जा सकती है, उससे आपकी ग्रोथ में बेहतरी आ सकती है जब उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है करने का रूम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा नीचे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ IMF इशू और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडली, आप एक तरफ टैक्सेस कम करें, दूसरी तरफ जिन पे टैक्सेस नहीं है उन पे लगा लें। जैसे कि हम 3 सेक्टर्स को बड़ा पॉइंट आउट करते हैं, रिटेल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रॉपर्टीज है। इन तीनों को अगर मिलाएं तो रफली 500 से 800 अरब रुपए आपका कम से कम इकट्ठा हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमी में डाउन टर्न है। चौथी चीज ये कि सारी सब्सिडीज को अनवाइंड कर दें। एक तरफ आप टैक्सेस का बेनिफिट दें कॉर्पोरेट सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को, दूसरी तरफ सब्सिडी सारी अनवाइंड करें। यहाँ से आपका फिस्कल रूम निकलेगा, यहाँ से टैक्सेस आपको कम होंगे,
ग्रोथ थोड़ी सी आना शुरू होगी, फिर आप देखेंगे नेचुरली ऐसे ऐसे चीजें ट्रैक पे आना शुरू होगी। फिर आपका जो डॉलर बॉन्ड की मैंने बात की, डायस्पोरा बॉन्ड, वो आप करें क्योंकि एक्सपेक्ट पाकिस्तानी के अलावा भी आप किसी को जो है टारगेट नहीं कर सकते। इस तरह की स्ट्रैटेजी हो ना तो डॉलर की लिक्विडिटी बेहतर होगी, यहाँ से ग्रोथ थोड़ी बहुत आना शुरू होगी, तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी आना शुरू हो जाएगी, फिर IMF शायद आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाए और हम आगे चल सकें।